पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान बड़ा दिफाई मुआहिदा तय पा गया। खित्ते में हलचल मच गई। किसी भी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों के खिलाफ तसव्वुर होगी। वजीर आजम और सऊदी वली अहद ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के दौरे पर शानदार फ़ज़ाई इस्तकबाल, देखने वाले हैरान। जहाज़ का सऊदी फ़ज़ाई हदूद में दाखिले पर F-15 लड़ाका तैयारों ने हिसार में लिया। वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी और सऊदी अरब की अफवाज के चाको चौबन दस्ते ने सलामी पेश की। शाही दीवान पहुंचने पर सऊदी शाही प्रोटोकॉल दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी हमरा थे। शहबाज शरीफ आज रात वक्त के हमरा सऊदी अरब से लंदन पहुंचेंगे। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। भारतीय प्रॉक्सी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की पाकिस्तान से माफी के बाद कौमी टीम की एशिया कप में वापसी। यूएई को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के 147 रन के हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 105 रन बनाकर आउट हो गई। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में कमी के बाद दरियाई सिंध में गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब। 100 से ज़ायद ज़ेहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाई सतलुज के सैलाब में कमी आने के बावजूद ओ शरीफ, तहसील खैरपुर, तहसील सदर बहावलपुर में दर्जनों बस्तियाँ बदस्तूर सैलाब में डूबी हुई हैं। मुल्क भर में सैलाब से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख तक पहुँच गई। 998 अफराद जाँ बहक और 1062 जख्मी। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड में भारतीय नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़ दिया। अरशद नदीम ने तीसरी बार 85.28 मीटर थ्रो की, जबकि नीरज की थ्रो 84.85 तक की गई। अरशद नदीम ने पहली बारी में 76 और दूसरी थ्रो 74.17 तक फेंकी। फाइनल मुकाबले होंगे आज। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू खैर आ गए बस शत के, बल्कि आज तो बोलना चाहिए अहलन व सहलन मरहबा। दुनिया बोले के साथ मैं हूँ फैसल करीम। मैं हूँ सादिया साहब। सादिया, अरबी में कहते हैं अल जमी मिन अजल वाहिद, अल वाहिद मिन अजल अल जमी। Exactly. That means actually all for one and one for all. एब्सोल्युटली। गुज़िश्ता रात यही तो हुआ है। तारीखी मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अहम दिफाही मुआहिदा, जो खित्ते के हालात और तवाज़ुन पर दूररस असरात मरतब करेगा। गुज़िश्ता शब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान दोनों ममालिक की तारीख का अहम तरीन मुआहिदा तय पा गया है और फैसला ये हुआ है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे तसव्वुर किया जाएगा। बिल्कुल, ये मुआहिदा दरअसल दोनों बरादर इस्लाम ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज़ भी है। और पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं है, चाहे फिर वो मजहबी, सकाफती और माशी रिश्ते हों, पहले ही मजबूत बुनियाद फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा अब दिफाई ताउन इस नए ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाएगा, इस तरफ इसको ले जाएगा। एक नई यूँ कह लें कि एक लेवल सेट होगा, बल्कि मुआहिदे के तहत फ़ौजी ताउन को वुसअत भी दी जाएगी। मुश्तरका फ़ौजी जो मशक़ें हैं, फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग है, जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी के तबादले, और फिर इसमें यह कहना कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला होगा तो वो दूसरे मुल्क पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये पाकिस्तान की जो हमने देखा अभी मार्का हक में, उसके बाद ये एक और बड़ी फतह है। अच्छा, माहिरीन के मुताबिक इस पेशरफ से पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद निखारने का मौका मिलेगा, जबकि सऊदी अरब को खित्ते में एक तजुर्बेकार शराकतदार हासिल होगा। अब ये पेशरफ एक ऐसे वक्त पर सादिया सामने आई है जब मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में जियो पॉलिटिक्स जो है वो तेज़ी से तब्दील हो रही है। बिल्कुल, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में भी बेहतरी आई है और बदएतमादी जो थी वो थोड़ी बहुत बाकी रह गई है, जिसको मज़ीद मुझे ऐसा लगता है ये जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसके बाद ये बेहतर हो जाएगा। वेयर एज अगर भारत की बात करते हैं तो दिफाई हिकमत अमली को मज़ीद जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा रहा है। एंड इन दिस सिचुएशन पाकिस्तान और सऊदी अरब का करीब आ जाना सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि पूरे खित्ते के लिए इसे बहुत अहम समझा जा रहा है। एक नई बैलेंस क्रिएट की गई है। आलमी ताकतें भी इस माहदे को बेहद करीब से देख रही हैं। मगरबी दुनिया हो, चीन हो, दोनों जानते हैं कि तवानाई के वसाइल, तिजारती रास्ते और खित्ते की सलामती बराह रास्त
आलमी सियासत से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि ये दिफाई शराकतदारी सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर भी महसूस किए जाएंगे। तो इससे पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। आज हम पूरा जो पहला हमारा घंटा हम बात कर रहे होंगे। वी हैव विद अस फॉर्मर एम्बेसडर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम करते हैं। एंड मीनवाइल हमारे साथ दिफाई उमूर के तजियाकार खालिद चिश्ती साहब, एयर कमोडोर रिटायर्ड, भी मौजूद हैं। दोनों साहिबान का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस इन वन फॉर ऑल फॉर वन। एक मुल्क पे हमला दूसरे पे जो है तस्वुर किया जाएगा, ये यूरोप की हद तक तो हम सुनते आए हैं, लेकिन कितना रिफ्रेशिंग है। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद जनाब डॉक्टर जमील साहब, कितना रिफ्रेशिंग है ये मुस्लिम उम्मा के लिए कि दो बड़े मुल्क आए हैं सामने। भले से दोनों ने एक दूसरे के लिए बात की है, बट दिस मीन्स फॉर एवरीवन एंड यू नो इट। सबाह खैर, बलादुल सऊदी अरेबिया व बलादुल पाकिस्तान कुल अखवानीन। With this, I think I should start with your answer to your question. And yes, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत कलीदी इसलिए है कि हमारी तारीखी ताल्लुकात तो अपनी जगह पे रहे हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, ये पहली मर्तबा हुआ है। और इसका मतलब आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया कि किसी एक मुल्क पर एग्रेशन या हमला वो दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर किया जाएगा। ये बिल्कुल एन इंटरनेशनल कानून के मुताबिक बाईलैटरल आप कर सकते हैं एग्रीमेंट मुल्कों के दरमियान। मिसाल के तौर पर तकरीबन 5 मुल्कों से अमेरिका ने यही एग्रीमेंट किया हुआ है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें फिलीपीन है, जिसमें जापान है, जिसमें और 2-3 कंट्रीज हैं। बिल्कुल इसी तरह का उन्होंने बायलैटरल म्यूचुअल एग्रीमेंट, हमने भी स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया। और ये एन जो यूएन का चार्टर है उसके मुताबिक हम इसके डिपॉजिटरी में भी, इसकी रजिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशंस में भी होती है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के आर्टिकल 107 के तहत किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको इंटरनेशनल कानून की 2 तरह से तक़वियत है। पहली तक़वियत ये है कि जेनेवा कन्वेंशन के जो एग्रीमेंट्स के हवाले से एक कन्वेंशन है, उसके तहत हम किसी भी 2 सॉवरेन कंट्री आपस में कोई किसी किस्म का मुआहदा कर सकते हैं। और ये मुआहदा अमन के लिए है, ये मुआहदा डेटरेंस के लिए है, ये मुआहदा इसलिए है कि किसी एक मुल्क के सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को पामाल न किया जाए, जैसा कि कतर पे अटैक करके किया गया। और ये पामाली अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 उसके जुज़ 4 के तहत ये खिलाफ वर्जी है इंटरनेशनल कानून की। लिहाजा अगर ऐसा कभी हुआ तो इस किस्म की जॉइंट एग्रीमेंट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों ममालिक मिल के जुड़ के मुकाबला कर सकते हैं और दोबारा जवाब दे सकते हैं आर्टिकल 51 के तहत। तो ये दुनिया के लिए एक बहुत ही, जिसे कहा जाए, कलीदी किस्म का चेंज है मिडल ईस्ट की सियासत में। हमें पता है कि मिडल ईस्ट और ख़ास तौर पर गल्फ के कंट्रीज़ को हम पहले भी असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहे, मिलिट्री कोऑपरेशन, लेकिन इस नौइयत का इंटरनेशनल कानून के छतरी के नीचे हमने पहली मर्तबा ये एग्रीमेंट किया है। इसको डिफेंस पैक्ट का नाम भी देना चाहिए। जमील अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे, एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तज्जिया हासिल कर लेते हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जब ये खबर आई तो इट हैड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली जो गल्फ का इस वक्त सिनेरियो है हम उसको सामने रख रहे हैं, बट हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब के साथ इस मामले पर बातचीत जारी थी, काफ़ी अरसे से जारी थी, बट द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मौके पर जब हमने देखा कि कतर में जो हुआ सो हुआ और उसके बाद फ़ौरन इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई। जी बहुत शुक्रिया फैसल और सादी आपका, आपने मुझे इन्वाइट किया। ये बहुत ही क्रूशल टाइमिंग भी हैं और ये बहुत वाइटल है पूरे रीजन के लिए। जब भी 2 मुल्क इकट्ठे होते हैं तो 2 चीज़ों में इजाफा होता है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपकी केपेबिलिटी बढ़ती है और एक आपका रिजॉल्व या हौसला बढ़ता है एक दूसरे के साथ मिलकर चलने पर। खास तौर पर आपने मिडल ईस्ट में देख लिया गाजा में क्या हो रहा है इतने सालों से, और आपने ये भी देख लिया कि मिडल ईस्ट में जो जरा से भी कमजोर मुल्क हैं, सीरिया है, यमन है, सीरिया है, वहाँ पर किस तरह की एग्रेशन की जाती है, बिकॉज अनचैलेंज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली ऐसे मुल्कों के लिए जो इजराइल जैसे होते हैं जिनको लगाम नहीं दी जा सकती। और आपने देखा वो झिझक कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई, और एक ऐसा मौका आ गया कि जब कतर जो कि होस्ट कर रहा था पीस टॉक्स को, उसको
को ही हमला कर दिया जाए, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया जाए। और मैं अभी कुछ दिन से जब मीडिया पे मुझे बुलाया जा रहा था तो मैं यही कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली है, बट ये हकीकत है कि ये अब मैटर ऑफ चांस नहीं रह गया मुल्कों के लिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब किसकी बारी आनी है। जब आप लहदा होते हैं और खास तौर पर आपके पास देखिए मिलिट्री हार्डवेयर किसी के पास भी कम नहीं है। मैं कतर की एयरफोर्स का आपको तो क्विक रेफरेंस देता चलूं, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट, इनके पास राफेल जहाज है, टाइफून है, 15 है, वन ऑफ द बेस्ट है। और इसी तरह आपने देखा कि सऊदी अरब के पास भी बहुत जबरदस्त मिलिट्री आर्सेनल है, खासतौर पर एयरफोर्स के। और मुझे पिछले साल देखने का इत्तेफाक हुआ, पाक फ़िज़ाइया ने एक एक्सरसाइज कराई थी उसमें सऊदी अरब के टॉर्नेडोज थे और मैंने फिजिकली जाके विटनेस की थी एक्सरसाइज। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी उसको देख के कि सऊदी अरब के हमारे पास फ़िज़ाइया के एयर बेस पर मौजूद थे, पूरी एक्सरसाइज की थी। ये पीरियडिकली होता है। मैं खुद भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, मैं भी गया हूँ सऊदी अरब को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ये आमतौर पे ओकेजनल होता था, यानी केस होता था या सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान होता था या इंस्टीट्यूशन या मिलिट्री कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के दरमियान होता था। लेकिन ये जो दो कौमों के दरमियान हुआ है और ये दोनों की जरूरत थी। हिंदुस्तान का हमने देख लिया, हमने क्या जवाब दिया, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ी, लोगों को हम पर इत्मीनान हुआ और तभी बहुत सारे मुल्क, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अल्लाह ताला करे कि और ज्यादा भी मुल्क रियलाइज करे बिल्डिंग से और ये और ज्यादा बड़ी एक कंसोर्शियम या एक पैक्ट ऐसा बने जिसके अंदर और ज्यादा हम डेटर्स क्रिएट करें। अच्छा, बिफोर आई कम टू डॉक्टर जमील साहब, मैं एक सवाल खालिद चेशी साहब आपसे एक और करना चाहूँगा। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बिग न्यूज़पेपर्स दिस मॉर्निंग राइट नाउ। अल जज़ीरा से लेके रॉयटर्स तक लिख क्या रहे हैं वो देख लीजिए। सऊदी अरब साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। नाउ दिस इज द रियल कंसर्न एट आर ईस्टर्न फ्लैंक्स। जैसा कि आपने भी कहा कि आप इससे पहले भी जा चुके हैं, वहाँ ट्रेनिंग्स भी दे चुके हैं, लेकिन पिछली बार में और इस बार में ये जो पैक्ट हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस? नॉट ओनली प्रोवाइडेड द फैक्ट कि जो इलाके की खित्ते की जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें, बट द थिंग दैट्स द न्यूज़पेपर्स आर राइटिंग द पैक्ट इज साइंड बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड द न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस सर? ये फैसला ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि आप नोट करें कि बहुत सारा मीडिया वेस्ट खास तौर पर और इंडियन जो लॉबी होगी उससे खुश नहीं होंगे। और वो खुश इसलिए नहीं होंगे कि दो मुल्कों की ऐसी कोलैबोरेशन हुई है जिनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और जिनके अपने अपने चैलेंजेस हैं, जिनको अगर चैलेंजेस को कम किया जा सकता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। हमारा हिंदुस्तान के साथ जो भी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस तरह अच्छी नहीं है। हमारे पास हार्डवेयर बहुत है, मिलिट्री बहुत ट्रेंड है, सोल्जर्स, एयरमैन, सेलर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड हमारे टॉप क्वालिटी के हैं। तो हमारी ये स्ट्रेंथ है और रिजॉल्व हमने शो कर दिया। अब ये वेस्ट को खास तौर पर, और आपने अभी नोट कीजिएगा, आज जब इंडियन मीडिया को आप फॉलो करेंगे तो वो स्टोरी ही यहीं से शुरू करेंगे। ये तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब देने जा रहे हैं हम दूसरे मुल्कों को, हमें इररिस्पॉन्सिबल करने की कोशिश करेंगे या डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर हमने गार्ड भी करना है और हमें यही इमेज और यह एक नैरेटिव लेकर चलना है कि हम म्यूचुअली अश्योर्ड डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, ना कि म्यूचुअली हम किसी मुल्क के किसी और मुल्क के खिलाफ खतरा है। और ये बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी, ये डिफेंस के लिए है, ये ऑफेंस के लिए नहीं कि हम किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ने जा रहे हैं तो हमने इकट्ठा कोई प्लान कर लिया। जब कोई आएगा तो उसको पता होना चाहिए ये एक मुल्क नहीं है, दो मुल्क। एब्सोल्युटली। जमील साहब, कल भी जब ये ब्रेकिंग आ रही थी, वी वर कवरिंग इट एंड हम इसको इस एस्पेक्ट से देख रहे थे कि ये बाकी गल्फ कंट्रीज के ऊपर इसका क्या क्या इम्पैक्ट होगा। ओब्वियसली वी नो कि ये सब जो भी इसराइल ने कतर के ऊपर किया, ये उससे ऑलरेडी पहले इसे प्लान में था, इट वाज इन द पाइपलाइन, इसके ऊपर डायलॉग्स हो रहे थे। द टाइमिंग इज सच कि इट हैपेंस टू बी डिस्कस्ड इन सच अ वे, बट ऑब्वियसली हमें पता है कि इस वक्त पूरे के पूरे गल्फ को इन अ वे कह लें कि एक थ्रेट है आफ्टर व्हाट इजराइल हैज़ डन इन कतर। सो ये उनके ऊपर किस तरह से या उन ममालिक में कैसे परसीव किया जाए द रेस्ट ऑफ द गल्फ? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तमाम कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 57 कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बुनियाद है, आप देखें आने वाले दिनों में किस तरह बाकी ममालिक, जिस तरह की प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की थी दोहा में और उससे पहले
हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ने न्यूयॉर्क में तकरीर की थी, अपना एक्सप्लेन किया था। तो पाकिस्तान की अगर तकरीर प्राइम मिनिस्टर की आप देख लें, उसमें टास्क फोर्स का जिक्र किया गया था कि ये मुस्लिम उम्मा को टास्क फोर्स बनाना चाहिए, और वो दिया हुआ है OIC के चार्टर के पैराग्राफ 7 में दिया हुआ है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी का निज़ाम बनाना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं बना था। अब उन्हें अपनी ज़रूरत के मुताबिक सऊदी अरब ने इसको महसूस किया, और क्यों महसूस किया? सऊदी अरब इज़ अ सीट ऑफ द OIC, सऊदी अरब मुहर्रिक है OIC का, पाकिस्तान भी पैटर्न मेंबर है। तो उसमें सऊदी अरब के क्योंकि कैपिटल में इसका हेडक्वार्टर भी है, तो सऊदी अरब को काफ़ी इसमें हासिल है, उसका इस्तेहकाक काफ़ी है इस पर OIC पर। और OIC पे तो सऊदी अरब का अपना एक अच्छा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो सऊदी अरब करता है वो बाकी गल्फ कंट्रीज करते हैं। ये देखा गया खास तौर पर UAE। आने वाले दिनों में देखेंगे आप, UAE से भी हमारे जितने बेहतरीन ताल्लुकात खास तौर पर मिलिट्री के लिहाज से रहे हैं, हमने ट्रेनिंग दी है, हमने सऊदी अरब की आर्मी को खड़ा किया है, नेवी को खड़ा किया है अच्छे वक्तों में। और उसके बाद फिर वो जिस तरह उनके पास पैसे आते गए, जिस तरह उनकी टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा कि बढ़ाएं, तो वेस्ट की तरफ गए। ठीक है, उनका बिल्कुल हक था, क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी उस वक्त नहीं थी। लेकिन अब जो मई के 7 से लेकर 10 तारीख तक हमने मुजाहरा किया, और जिसमें दांत खट्टे किए अपने दुश्मनों के, इंडिया के, और उसमें जो हमने अपनी सलाहियत दिखलाई, उस सलाहियत के बाद वो जो कॉन्फिडेंस था वो दोबाला हो गया। दो लोग समझते थे, दुनिया समझती थी कि जिस मुल्क की मईशत इतनी मकदूस हो, उसकी शायद बाकी मामलात भी मकदूस होंगे। ये दुरुस्त है, हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हम मईशत के तौर पर मकदूस हैं अपने करतूतों की वजह से, वरना ये मुल्क हर चीज़ से माला माल है। हमने जिस हिसाब से इस मुल्क में गवर्नेंस की है वो कोई इतनी शानदार नहीं की है माजी में, अगर कई दहाइयों का आप अहाता करें। और अब ये जो इस वक्त रोशनी आई है, और ये रोशनी आई है इसलिए आई है कि हमने जो सबकत हासिल की, दुनिया में याद रखें, कोई मुल्क भी कितना भी मजबूत हो मईशत के तौर पर, वो मजबूती बरकरार नहीं रख सकता अगर वो अस्करी तौर पर मजबूत नहीं है। इस वक्त दो ममालिक, आखिरी बात, ये बहुत जरूरी है, आखिरी बात, इस वक्त दो ममालिक, सऊदी अरब इस वक्त इस खिते का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, और सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है गल्फ कंट्री में, और पाकिस्तान इस खिते का सबसे बड़ा अस्करी कुव्वत है। दो कुव्वतें, मईशत और अस्करी कुव्वत मिल गई, लिहाजा अब यकीनन जो इस मिडिल ईस्ट का कॉन्फिडेंस, और मिडिल ईस्ट पर मैली आंख देखने वाले खास तौर पे गल्फ कंट्रीज में या पाकिस्तान पे, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कल को इंडिया पाकिस्तान से दोबारा खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो सऊदी अरब बीच में आ जाएगा, और सऊदी अरब का मतलब ये है कि तमाम उसके एलाइज जो है सामने आ जाएंगे, और उसका मतलब ये है कि तकरीबन 60 लाख जो इंडियन काम कर रहे हैं गल्फ में, जिससे उनकी इकोनॉमी चल रही है, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो लिहाजा इसका बदूर रस किस्म के मामलात और असरात हैं। चाइना भी इस पर बहुत ज़्यादा खुश होगा। अमेरिका को ज़्यादा एतराज़ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अमेरिका हमेशा एलाई रहा है सऊदी अरब का बहुत अच्छा, और अमेरिका के खिलाफ तो कोई बात नहीं हो रही है, नहीं हम सोचते हैं। अमेरिका हमारा भी दोस्त है, अमेरिका सऊदी अरब का भी दोस्त है, चाइना हमारा बेस्ट ऑफ दी बेस्ट फ्रेंड है। तो लिहाजा इस वक्त जो हमारी डिप्लोमेसी हो रही है, वतन अजीज़ के हम वतनों को ये महसूस करना चाहिए कि इंशाअल्लाह अगर इसी किस्म की हमारी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी अस्करी और मदनी क़यादत ने मिल के चलाया तो मईशत तो आ जाएगी, लेकिन अस्करी कुव्वत इतनी आसानी से नहीं आती है। तो लिहाजा आने वाले दिनों में नौजवाना ने मिलत जो है वो यकीनन इस चीज़ का यकीन करें कि वो अपनी सलाहियत रखें, अपनी सलाहियत बढ़ाएं, और इस मुल्क की मईशत जब बढ़ जाएगी तो ये मुल्क वही होगा जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिसका न सिर्फ ख्वाब देखा था बल्कि जिसकी बुनियाद रखी इसमें फॉरेन पॉलिसी की। अच्छा, वी डोंट हैव, डू वी हैव खालिद चिश्ती साहब? अगर हमारे साथ हैं तो मुझे बताइएगा, वरना तो फिर मैं, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब ये सवाल मैं आपकी तरफ में थ्रो करता हूँ। नाउ लुक एट द ऑप्टिक्स, ठीक है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तैयारा फ़िज़ा में होता है, उनको हिसार में लेते हैं सऊदीज़ F-15। ये मनाजिर हमने कुछ दिनों पहले सदर ट्रंप के लिए देखे थे, या फिर व्लादिमीर पुतिन के लिए देखे थे। दिस इज़ हाई लेवल, दिस हैज़न्ट बीन डन प्रीवियसली, राइट? एक चीज़। दूसरी चीज़, सफारती जो सिंबल है वो आप हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं।
व्हेन अ प्रेसिडेंट, व्हेन अ प्रीमियर, व्हेन अ प्राइम मिनिस्टर एंटर्स, जब वो आता है तो उसके लिए रेड कार्पेट बिछाया जाता है ऑफिस से वॉक करते हुए। बट फॉर शहबाज शरीफ एंड फॉर आसिम मुनीर पर्पल कार्पेट बिछाया गया था। देखने वालों को जरा बताइए कि इन दोनों चीजों की कितनी डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस है। रॉयल, पर्पल इज रॉयल। ये पर्पल इज रॉयल। इनफैक्ट आपने देखा होगा जितनी भी उनकी रॉयल फंक्शंस, प्रोग्राम्स और रॉयल उनकी जो कलर है वो यही पर्पल है। और वो उन्होंने बिछाया था। न सिर्फ ये आप देखें कि फिजाओं से जब किसी का इस्तेमाल किया जाता है, एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया, अपने हिसार में लेके फिर गए हैं। जैसे ही उन्होंने सऊदी अरब के उसमें सॉवरन बाउंड्री में दाखिल हुए हैं, तो वो इस चीज़ की गमाजी करता है कि हमारे रिलेशंस तो रहे हैं, लेकिन अब हमारी कुव्वत, हमारी जो शान, हमारी जो आन बढ़ी है, उससे हमारा प्रोफाइल बढ़ा है। और मैं दोबारा अपने देश के इन जवानों को बताना चाहता हूं कि आप बजाय कश्तियों में, कल भी 2 कश्तियां डूब गई हैं, बजाय 2 कश्तियों में जाके डूबने के थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये मुल्क आपको मईशत में भी आगे निकल के दिखलाएगा। और जो आपने ये ऑप्टिक्स की बात कर रही हैं, ये इस चीज़ की गमाजी है। देखें, जियोपॉलिटिक्स की मार भी बड़ी सख्त मार होती है और ज़रब बड़ी बड़ी ख़तरनाक ज़रब लगती है। मुल्क 2 लख्त हो जाया करते हैं और मुल्क टूट फूट हो जाते हैं, लेकिन उसकी जब समझ आती है तो बहुत देर हो जाती है। मईशत को तो मुल्क अब जो है सुधार लेते हैं। श्रीलंका तबाह बर्बाद हो गया था मईशत में, देखें दोबारा वो खड़ा हो गया। बहुत सारे ममालिक की मैं मिसाल दे सकता हूँ, जापान की मिसाल दे सकता हूँ, मलेशिया की मिसाल देख सकता हूँ, इंडोनेशिया की मिसाल दे, बहुत सारे ममालिक की मिसाल। लेकिन अस्करी कुव्वत को इतनी आगे बढ़ाना, हमें यकीनन सलाम पेश करना चाहिए डॉक्टर कदीर खान को भी, हमें सलाम पेश करना चाहिए फील्ड मार्शल को भी, कि जिसने इस इज्जत व तकरीम व वक़ार को बढ़ाया है हमारे मुल्क के, ये कि आज हमें फिजाओं में इस्तकबाल किया जा रहा है। आज हमें पर्पल कारपेट पे, हमें ये कौम के लिए एक शान है। ये प्राइम मिनिस्टर तो आने जाने वाली चीज़ है, ये सिपा सालार आज है, कल जाहिर है हर एक में ने जाना है हम में से यहाँ से, लेकिन इसका तसलसल जारी रहेगा, इसके असरात जारी रहेंगे, इसके मज़मरात जारी रहेंगे। अब आ जाएं, अगर आपके पास टाइम है तो जियो पॉलिटिक्स के तनाजुर में भी इसको देख लें, क्योंकि उसकी समझ ज़रा देर से आती है मुल्कों को। लिहाजा अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर, या आपके पास कोई और सवाल है तो ज़रूर। प्लीज गो ऑन सर, प्लीज गो ऑन। We have to take a break, but after your this yes, we have got a minute, so please go on, sir. Right. In 1 minute, I just can describe that, even China, Saudi Arabia has improved its ties and has started having more collaboration with China, right? And Saudi Arabia is the member of the BRICS. Pakistan is the best of the best friend of China. Pakistan has demonstrated all the equipment, used the equipment of China, and has demonstrated that it has its superiority with, of course, the capability of the people of Pakistan and the member of the military forces. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि गल्फ कंट्रीज में चाइना की भी एक पजीराई इसलिए होगी कि जब पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान के पास 75% 80% चाइना का ही इक्विपमेंट है ना, तो वो एक गुडविल वो वाला से चाइना एशिया, ये सदी एशियन सदी है। चाइना मईशत में 2010 से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, 2013 से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग कंट्री है। तो लिहाजा जिस तरीके से उभरते सूरज को देखा जाए, और इसी का ख्वाब शायर मशरिक ने देखा था। आप ब्रेक ले लें, उसके बाद बेशक इस पे और अगर बहस करना चाहें तो करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमील साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। करेंगे कि आपसे इस पर दोबारा कंटिन्यू कर सके। खालिद चिश्ती साहब, आपने वक्त दिया, इस मामले पर हमने आपसे बात की, बहुत शुक्रिया है। वी आर टेकिंग दिस ब्रेक, बट वी विल टॉक अबाउट दिस, इस पर मजीद बात करेंगे। यस, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। गुज़िश्ता रोज़ जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पहुंचे सऊदी अरब तो उनके शानदार इस्तकबाल ने किया सबको हैरान। जैसे ही वज़ीर आज़म का तैयारा सऊदी फ़िज़ाओं में हुआ दाखिल, शाही फ़िज़ाइया के जदीद F-15 जंगी तैयारे फ़िज़ा में नमूदार हुए और पूरे प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म के तैयारे को अपने हिसार में ले लिया। बिल्कुल, ये वो एजाज़ है जो महज करीबी और बाएतमाद दोस्त ममालिक के सरबराहान को दिया जाता है। वज़ीर आज़म का तैयारा यूं ही सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरा, उनको रेड कार्पेट नहीं बल्कि पर्पल कार्पेट, जो कि रॉयल समझा जाता है, किंगडम्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है, वो इस्तकबाल उनको दिया गया।
ये मुनफरिद एजाज़ इस बात की वाज़ेह अलामत भी है कि सऊदी क़यादत पाकिस्तान को किस कदर अहमियत और एहतराम देती है। इस्तकबालिया तकरीब में सऊदी शाही ख़ानदान के आला हुकाम और वज़रा मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से मुसाफा किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के परचम फिजा में लहराते रहे। माहौल बरादराना ताल्लुकात की जीती जागती तस्वीर पेश करता रहा। अब सियासी मुबस्सरीन इस पे कहते हैं कि इस पुरशिको इस्तकबाल से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात नई बुलंदियों की जानिब बढ़ रहे हैं। दिफाई ताउन हो या माशी ताल्लुकात, दोनों मुल्क खित्ते के बदलते हालात में एक दूसरे के सबसे मजबूत शराकत दार बन के सामने आए हैं। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हामिद अल मशरकी साहब। आप दोनों को वेलकम करते हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टार्टिंग विथ यू ब्रिगेडियर साहब, एक और ज़बरदस्त दिन पाकिस्तान के लिए। हम देख रहे हैं कि अभी वी वर जस्ट गोइंग ऑन विद द न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग, गल्फ़ के हों कि वेस्टर्न हो, सब के सब भरे पड़े हैं इन हेडलाइन से। सो कितना सिग्निफिकेंट है ये, ज़रा ये बताइए। आई थिंक हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये, मैं तो इसको पाकिस्तान सऊदी रिलेशन और इस्लामिक वर्ल्ड के लिए डील ऑफ द सेंचुरी कहूँगा, बिकॉज इस लेवल का जो मुआहदा है पहले इस तरीके से नहीं हुआ था। ऑल्दो हमारे रिलेशनशिप तो बड़ी ज़बरदस्त रही है सिंस 1947। 1951 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान सऊदी अरब ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मेरे ख्याल में जो पिछले 4 महीने में मेजर शिफ्ट आई है रीजन में, वो बड़ी ज़रूरी है, उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि एक आई वुड से कि 2 गुंडे हैं जो पार्लियामेंट इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, नेतन्याहू वेस्ट एशिया में और साउथ एशिया में मोदी जो है, और इनकी मदद से अगर आप देखें इस्लामिक वर्ल्ड मेनली सैंडविच है इन 2 पावर्स के दरमियान, बाकी साउथ ईस्ट एशिया है। तो इसको अंडरमाइन करने की कोशिश की, 3 अटैक किए गए, पाकिस्तान, ईरान और उसके बाद कतर पे, और एक एफर्ट थी कि एक नया नॉर्मल सेट किया जाए। लेकिन जो रिस्पांस पाकिस्तान ने दिया, आई थिंक अभी बुनियाद मरसूस में DJIS ने एक बड़ी बात की थी जो लोगों को समझ नहीं आई कि इसका जो इम्पैक्ट है नजर भी आएगा, उसकी गूंज सुनाई देगी दुनिया। तो ये आई थिंक ये वो रेजोनेशन है या गूंज है जो भी सुनाई दे रही है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक आई वुड से रीच है वो बे ऑफ बंगाल से दे के मेडिटेरेनियन तक कायम हो गया। और ये आई थिंक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है, और इंशाल्लाह इसमें अरब वर्ल्ड भी मजीद रैली करेगा और शायद इस्लामिक वर्ल्ड भी रैली करके वी आर नाउ मूविंग टूवर्ड्स जॉइंट फोर्स, जिस तरह ऑलमोस्ट कह लें कि एक सेमी नेटो का वजूद जो है सामने आ रहा है फॉर इस्लामिक वर्ल्ड, और ये बड़ा खुश आइंद है। बाकी जो इसकी इम्पैक्ट क्या होगा, आई थिंक उस पर डिस्कशन हो सकती है, इसके क्या असरात होंगे। डेफिनेटली सारा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको देख रही है। सो इट्स मेजर आई थिंक शिफ्ट, और मेरे ख्याल में नेतन्याहू और मोदी को आज के बाद नींद नहीं आएगी। एब्सोल्युटली, और आपने ये जो वर्ड यूज़ किया है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेंज बढ़ जाने का, दैट इज़ द राइट वर्ड दैट आई कुडंट फाइंड येस्टरडे व्हेन आई वाज ट्राइंग टू थिंक अबाउट कि पाकिस्तान किस तरह से खित्ते में अपने फैलाव को बढ़ा रहा है। हामिद साहब, कमिंग टू यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। इस वक्त जो सिचुएशन है, हम सुबह से हेडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, एवरी हेडलाइन इज़ फिल्ड विद वन वर्ड दैट इज़ कॉमन, दैट इज़ न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान, यू नो, और उसका डिफेंस पैक्ट साइन करना सऊदी अरब के साथ। नाउ हाउ मच ऑफ अ थ्रेट इट इज़ टू इसराइल? व्हाई आई से दैट? बिकॉज यूएस गल्फ में रहा, दिहाइयों से रहा, ठीक है, उनके डिफेंस को बढ़ाने की बातें होती रही, उसकी जिम्मेदारी लेने की बातें भी होती रही, लेकिन कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाया गल्फ। अब एक ऐसे मुल्क के साथ आपका जब मुआहिदा होने जा रहा है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है, ये कितना बड़ा थ्रेट है इसराइल का? क्योंकि हमें पता है यूएस सिर्फ वहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए नहीं बैठा था, वो इसराइल के लिए गल्फ की निगरानी भी कर रहा था, बेसिकली तो जासूसी भी न हुए। बिल्कुल ऐसे ही है सादिया। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी मुसलमान ममालिक के लिए यूएस की वहाँ प्रेजेंस जो है वो उनके फ़ायदे के लिए नहीं थी, बल्कि खुद अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी, अमरीकी मुफादात की हिफाजत के लिए थे, चाहे वो सेंटकॉम के अड्डे हों या चाहे वो सऊदी अरब में हो या कहीं पर भी हो। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुआहदे से एक बहुत बड़ा एक चैप्टर ओपन हुआ है। वो चैप्टर ये कि मैं पिछले कई सालों से बात कर रहा हूं कि जिस तरह मॉडर्न वर्ल्ड ने, वेस्टर्न वर्ल्ड ने G8 बनाई, G7 बनाई, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि M8 या इस तरह की कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो कि ना सिर्फ इकोनॉमिकल यानी इक्तिसादी टाइज को एक दूसरे के साथ जोड़े, उसके साथ साथ दिफाई तौर पर, जिस तरह अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि एक सेमी नेटो की शक्ल में कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने का बहुत बड़ा ज़रूरत है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि इसराइल के नेतन्याहू
नेतन्याहू के जो ग्रेटर इसराइल की एक्सपेंशन के प्लान्स हैं उसको सिर्फ इसी तरह पे रोका जा सकता है, और यही वो वाहिद तरीका है कि मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हों। और वही जो इकबाल ने कहा कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताबखा के काशगर। और दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि आज की दुनिया में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में जिस अंदाज में भारत को धूल चिटाई, उसने इसराइल के खाक में मिला दिए। मैंने बार बार ये बात कही कि जो ईरान ने इतना बढ़ के जवाब दिया, जो कतर की तरफ से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है, उसकी सारी जो बुनियादी बैक पे वजह है वो पाकिस्तान का एक मजबूत तरीन खित्ते की ताकत होना, क्योंकि मुसलमान ममालिक के अंदर पाकिस्तान का बड़े भाई का किरदार तो था ही था, अब पाकिस्तान का किरदार एक प्रोटेक्टर का भी है, गार्डियन का भी है, और वो डिक्लेयर्ड और एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज्ड है, डिक्लेयर्ड, एक्सेप्टेड एंड एक्नॉलेज्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। अब दुनिया को ये नजर आ गया है कि मुसलमान ममालिक को भेड़ बकरियों की तरह नहीं हाँका जाएगा, बल्कि अगर मुसलमान ममालिक इकट्ठे हों। देखें यहाँ पर अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ मुआशी टाइज की बड़ी जरूरत है, इकोनॉमिक टाइज की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान की वो जो डिपेंडेंसी है IMF और वर्ल्ड बैंक और बाकी इंटरनेशनल इदारों पर वो खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यू नो व्हाट, इससे पहले कि ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी जानिब आऊँ, यू नो हमारे जो ईस्टर्न फ्लैंक है वहाँ पे जैसे आपने भी कहा कि नींदें हराम हो रही होंगी, तो एक ट्वीट इस वक्त हम चला रहे हैं, इफ यू कैन पुट इट ऑन द फुल स्क्रीन। वहाँ के एक तजज़ियाकार है अशोक श्वाइन, और वो कहते हैं, उन्होंने पहले बताया कि जी ये सऊदी जो फाइटर्स हैं वो एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, डिफेंस पैक्ट साइन हो रहे हैं एंड ऑल। आखिरी लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू मोदी एंड नेतन्याहू। नाउ इससे अंदाज़ा हो रहा है ब्रिगेडियर वकार साहब कि वाकई आपकी जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। यू नो व्हाट, स्ट्रेटेजिक इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये मामला। कल जो भारत के फासिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनकी सालगिरह भी थी ऑन हिज बर्थडे। व्हाट अ गिफ्ट, व्हाट अ प्रेजेंट। ओवर टू यू ब्रिगेडियर वकार। जी, आई थिंक ये वैसे पे आ रहा था कि वैसे तो RSS की SOP के तहत इसको रिटायर हो जाना चाहिए था कल, लेकिन ये बहुत बड़ा शौक इसको मिला है, और आपने आई थिंक रिवर्बेशन जो है वो दोनों तरफ है। अच्छा, इसमें 2-3 और आई थिंक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करने। एक तो लीडरशिप का रोल है जो बड़ा जरूरी है। आप 2018 से लेके 22 तक का पाकिस्तान देखें, हाईली आइसोलेटेड, सऊदीया के साथ ताल्लुकात में डेंट आया और एक तमाशा बना हुआ था। एवरीबॉडी वुड अंडरमाइन, नोबडी वुड टेक इट सीरियसली। उसके बाद पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप आपने देखा है, जो शहबाज शरीफ साहब हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुन्नी, किस तरीके से मुतहरिक हुई। मैं कह रहा बोल्ड, यू नो, विजनरी और आई वुड से करेजियस लीडरशिप, और पाकिस्तान को ना सिर्फ मुआशी मुश्किलात से निकाला, बल्कि जब भारत के साथ क्लैश हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा आई वुड से उसका जॉब ब्रेकिंग रिस्पांस देने के बाद पाकिस्तान की प्रेस्टीज जो है वो बहाल हुई और आगे गई है। तो ये एक तो ये रोल है हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप। दूसरी तरफ जो है सऊदी लीडरशिप को भी आई थिंक अप्रिशिएट करें, चाहे खादमे हरमैन शरीफैन है या क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान के। उन्होंने भी आई थिंक जब देखा कि जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ रही है पाकिस्तान की कदर भी की, एंड देन ऑफ कोर्स जो इसके डिफेंस पैक्ट है इसके तहत क्या कुछ हो सकता है। उस पर 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टाइम है तो उसमें मैं रख देता हूँ कि उसमें एक तो डेफिनेटली जॉइंट ट्रेनिंग को एक्सपैंड किया जाएगा, एक जॉइंट टास्क फोर्स बनेगी जिसकी मोस्ट लाइकली बेसिंग डिफरेंट जगहों पे हो सकती है, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में। एक रैपिड रिस्पांस फोर्स जो के और जो हाई टेक वेपन सिस्टम्स और आई वुड से डॉक्ट्रिन के साथ लेस हो। फिर आई थिंक कल आई वाज ऑन अ सऊदी चैनल, वहाँ ये बात वहाँ के डिफेंस एनालिस्ट कर रहे थे कि वी आर लुकिंग एट हाई टेक मिलिट्री यू नो एक्सपर्टीज ऑफ पाकिस्तान बेसिकली। तो उसके अंदर मिसाइल वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट विल बी द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, जिसका हमेशा बातचीत होती रही कि इंशाल्लाह दिस विल नाउ एक्सटेंड फ्रॉम आई वुड से मेडिटेरेनियन अप टू बे ऑफ बंगाल, और इसमें जो ब्रादर इस्लामी मालिक हैं वो भी इसका इस्तेफादा करेंगे। सऊदी अरेबिया भी आई थिंक अभी पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ शायद जाएगा, बिकॉज दे ऑल्सो वांट कि एनर्जी सेक्टर में इसको डेवलप किया जाए। तो ये आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जिसमें, और फिर सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की अफवाज को मौका मिल रहा है दोबारा अपना हरमैन शरीफैन की हिफाजत का, एक कमिटमेंट जो हमारे अवाम की रही है। और लास्ट में आई थिंक इट विल बी बेसिकली पाकिस्तान मिलिट्री प्रोग्रेस एंड मिलिट्री माइट अल्लाह के फजल से कंबाइनिंग विद सऊदी फाइनेंशियल पावर। तो लुक एट यू नो जो इत्तेहाद है ये किस लेवल पे जाएगा। बिल्कुल हमारे साथ रहिएगा। हम सब वी हैव 1 मिनट बट आई रियली वांट यू टू हैव अ कमेंट ऑन दिस। एक नैरेटिव भारतीय जो ट्विटर वॉरियर्स है उनकी जानिब से बिल्ड किया जा रहा है, एंटी
नेटो इत्तेहाद का बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरब, विच इज़ ऑब्वियसली इट इज़ ओनली बिकॉज क्योंकि दोहा में बात की गई कि हमें नेटो की तर्ज का इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसको दूसरे एंगल से पुट किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि वहाँ पर एक समझता हूँ कि एक आग लगी हुई है, वहाँ पर एक परेशानी है और उनको ये नज़र आ रहा है कि उनके तमाम मंसूबे जो उनके 50 साल की पिछली इन्वेस्टमेंट थी, अमेरिका को इसको इंडिया को इलाके में चौधरी बनाने की और इसराइल की कंप्लीट गल्फ में हेजेमनी कायम करने की, वो अब बलिया मीट होती नज़र आ रही है। और उसके अंदर अब ये जिस तरह की मर्जी बात करें, बुनियादी बात ये है कि इट इज़ अ ग्रेट सक्सेस फॉर मुस्लिम उम्मा, जहाँ पर हमने ये मुस्लिम उम्मा ने ये रियलाइज़ किया है कि अपने इत्तेहाद के साथ अगर हम मिलकर अपना दिफा करेंगे और मिलकर एक दूसरे की मईशत को सहारा देंगे तो हम दोबारा इस दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। वरना जो है वो बड़े हालात मुश्किल थे और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से वक्त ने पलटा खाया है और पिछले 3, 4, 5 साल में जिस तरह सारी वर्ल्ड गेम चेंज हुई है उसके अंदर पाकिस्तान एब्सोल्युटली। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, आपने मैसेज और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का, से आपके बस। वेलकम बैक। आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। इससे पहले वाले पूरे घंटे में हमने बात की उस नए दिफाई माहदे की जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है, उसी से जुड़ी एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट मजीद सामने आ रही है। वो डेवलपमेंट क्या है? वी आर गोइंग स्ट्रेट टू इस्लामाबाद, जहाँ पे हमारे सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। और सर अब सबर नहीं हो रहा, आप बताएं सर, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट? देखें फैसल, बात यह शादी है कि आपके शो में मैं बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूँ एक दफ़ा फिर जी, और ये अपने प्रोग्राम में भी शाम को करूँगा। देखें, ये 1 साल से ये स्ट्रेटेजिक मायदा, इस पे बातचीत दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही थी जी, और पिछले 3 माह में इसको फाइनलाइज किया गया। इसमें पाकिस्तान की बरी, बहरी, फ़िज़ाइया, इन तीनों फ़ौज का जो है ना वो बड़ी भरपूर सपोर्ट सऊदी अरब के लिए। और ये वैसे भी आप देख लें, हमारा आर्टिकल फेथ है ये हरमैन शरमैन की जनाब उसको डिफेंड करना, और इसकी टाइमिंग फैसल बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख लें 3 दिन पहले मुलाकात होती है 60 हेड ऑफ स्टेट की, अरब लीग के और OIC के ममालिक की। वहाँ पे अगर से कोई कंक्रीट इसमें हमने देखा कोई ऐसे मायदे में ऐसी चीज़ नहीं आई जो इसराइल के लिए कुछ थ्रेट बने। उसी दिन फिर आपने देखा अगले दिन हमारी प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ भी साथ थे, फील्ड मार्शल, और मुलाकात होती है MPS से, और फिर उसके बाद उनको कहा जाता है, उनसे ये तय होता है कि जी 2 दिन के बाद आप दोबारा आएंगे। तो ये मुआहदा जो है ना साइन करने के लिए बड़ा इसमें टाइम लगा। और दूसरी बात ये जो असल खबर है कि आप देखें, हमेशा हर चीज में फैसल कुट प्रो को होता है। पाकिस्तान की इस वक्त फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो मसाइल हैं, दे विल बी लुक्ड आफ्टर परफेक्टली। एक दूसरी बात है कि पाकिस्तान को सादिया एक अरसे से मुश्किलात पेश आ रही हैं हमारी डिफेंस परचेजेज में। जाहिर सी बात है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो इसमें भरपूर हमें सपोर्ट मिलेगी। हमारी जो इस हवाले से डिफेंस परचेजेस की लिस्ट है वो भी एक्सचेंज हो गई है, और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जी कोट अनकोट कि जी आप फिक्र नहीं करें, अब आप हमारे साथ ताउन करेंगे तो उससे ज्यादा हम आपके साथ ताउन करेंगे। इन सो मनी वर्ड यही है कि पाकिस्तान की जो नीड्स हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक नीड, उनको पूरा किया जाएगा। डिफेंस परचेजेस एक बहुत अहमियत वाली बात है। तो देखें इसमें जो जिस अंदाज से आपने देखा, मैं तो ये कहूँगा एज ए सिटीजन, एक प्राइवेट आदमी की, कि मुझे इसमें कोई सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आई जो हमने देखा कि दोहा कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब इंडिविजुअली इसको आप इसको देखें कि अब जिस तरीके से ये मुआहदा हुआ है अपना सऊदी अरब का साथ, मेरा ये ख्याल है, मेरी अंदर की खबर ये बता रही है कि UAE और कतर भी अब उस तरफ आएंगे। देखिए अब उनको अंदाजा हो गया कि जिस पे अमेरिका ने कहा था कि जी 100 साल का आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम हम करेंगे, वो तो आपने देखा जिस तरीके से उनके साथ हुआ। अब नतीजतन ये है कि हर मुल्क इंडिविजुअली वो देखेगा कि पाकिस्तान की तरफ आना है, और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान बड़े भरपूर तरीके से फैसल रेलेवेंट हो गया है। अभी आप देखें कॉमिटी ऑफ नेशन में जो ये जितने स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट का जिक्र इंटरनेशनल सतह पे हो रहा है। एक जो इसहाक डार साहब ने फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में दिया था, जिसमें उन्होंने बड़े धड़ल्ले से कहा था कि हम सऊदी अरब के साथ खड़े होंगे। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट OIC समिट में, अरब लीग में, और
मलेशिया के सदर जो है अनवर इब्राहिम साहब का, जिन्होंने कहा था कि भाई इस कॉन्फ्रेंस के बाद आप ये ध्यान में रखिएगा कि लोग मुस्लिम उम्मा के आपसे पूछेंगे कि आपने अपने दिफा के लिए क्या किया। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिविजुअल ममालिक की अहमियत बढ़ गई है। अब ये कोई भी मुल्क आप देख लें, जिस तरीके से इनके मफादात जुड़े हुए हैं, लोग कह रहे थे कि जी इब्राहिम अकॉर्ड से कम से कम आप थ्रेट करते हैं। श्योर नोटिस किया होगा जिस तरह से इंडिया ने पैलेस्टाइन इजराइल के ऊपर अपना शिफ्ट लिया है, हाउ दे हैव सपोर्टेड यूनाइटेड नेशंस फलस्तीन ओवर इसराइल, और इससे पहले वो उनकी ज़बान थक नहीं रही थी ओनली बिकॉज उनको अभी रशिया से अपने रिलेशनशिप जो है उस्तवार करने हैं, एंड रशिया डजंट वांट टू सपोर्ट इजराइल इन दैट वेरी वे। आई मीन ये देखें ये किस तरह से चेंज हो रहा है। उसमें पाकिस्तान ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग, जियो स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, ना सिर्फ चाइना के साथ, हमारे जो साउथ एशिया की दीगर कंट्रीज़ हैं उनके साथ, ना गल्फ के साथ हमारी पोजीशन ऑलरेडी, हमारी स्ट्रेटेजिक रेंज वहाँ पे बढ़ गई है। देखिए जब पावर शिफ्ट होती है, हम मल्टी पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, जब वो शिफ्ट होती है इंडिया को अपना पूरा का पूरा स्टांस ही चेंज करना पड़ गया जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी अलाइंड विद रशिया एंड चाइना। देखिए सादिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब बन गई है। अब इस रीजन में जहाँ पे आपने देखा कि ये ग्लोबल साउथ में 4 बड़े न्यूक्लियर पावर बैठे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया, और दूसरी तरफ आप देख लें वेस्ट की तरफ से जिस तरीके से लोगों को इन्हिसार खत्म हो रहा है, या लोगों को नजर आ रहा है कि जी वेस्ट और नेटो हो या अमेरिका हो वो उनके साथ नहीं खड़े होंगे, उस सारे तनाजर में पाकिस्तान की अहमियत इस तरह बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने देखा यूनाइटेड नेशन में जितना भरपूर जवाब दिया, हमारे वहाँ पे सफीर ने बाकायदा झगड़ा भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से, तो लोग ये उनके एम्बेसडर से, अब ये लोग कह रहे हैं कि इजराइल जो है ना पाकिस्तान को अपने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में देख रहा है। पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ अवाम का ये एक बहुत बड़ा भरपूर रिजॉल्व है कि हरमैन शरीफैन इस पे हमला होगा खुदा न खास्ता, या इनको किसी किस्म का थ्रेट होगा, तो सारे मुसलमान मुल्क, हम भी और बाकी दुनिया भी आगे आएगी। मुसलमान ममालिक का तो फैसल जो लोग हैं उन्होंने तो मायूसी का इजहार किया माजरत के साथ इस मीटिंग में, ये जो अभी हुई है दोहा में, कोई कंक्रीट फैसला नहीं किया गया, कोई अब्राहम मार्च से निकलने का फैसला नहीं किया गया, कोई ये नहीं कहा गया कि आंदा ये करेगा, इजराइल हमला करेगा तो हम इकट्ठे मिलकर हमला करेंगे, उसकी जवाब देंगे। दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि जहां भी हमास होगा हम फिर करेंगे हमला। तो ये हमास को तो यहाँ दोहा में किसने बिठाया? अमेरिका ने बिठाया। अमेरिका के कहने पे मुज़ाकरात हो रहे थे, सब कुछ सबोटाज किया गया। अच्छा, मैं इसमें सारे कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे एक बार फिर जरा दरखास्त करूंगा, ये जो अंदरूनी कहानी है इस पैक्ट की, प्लीज हमारे देखने वालों को दोबारा बताइएगा, कब से ये तमाम तर चीजें इन पाइपलाइन थी और उसके बाद इसके अंदर क्या कुछ है पाकिस्तान के लिए? देखिए फैसल, एग्जैक्ट एक साल से जो है ना इस पे काम हो रहा था, इसकी नीटी ग्रीटी तय हो रही थी, और एक ये भी खबर थी पहले कि जी MPS जो है ना मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि इसको फाइनलाइज कर दिया जाए। पिछले साल की बात है, हम ये देख रहे थे कि इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दुनिया में बन रही है, हम उसको लेके आहिस्ता आहिस्ता चाह रहे थे आगे लेके जाएं, और इस हवाले से हमने अगर किसी को एतमाद में लेना, खास तौर पे चाइना है और बाकी रीजन के ममालिक हैं, उनको भी बताया जाए कि पाकिस्तान इस सारे मरहले में सऊदी अरब के साथ किस तरह के मामला तय करने जा रहा है। अभी आप देख लें जुज़वी तौर पे तो हम देख रहे हैं कि हमारी अफवाज भी वहाँ पे हैं। अब जिस तरीके से बड़ा भरपूर फैसल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना तय किया गया है, जिसमें हमारी एयरफोर्स वो एयरफोर्स जिन्होंने पूरी दुनिया में दिखा दिया कि इससे ज्यादा बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। 72 जहाज उनके उड़े थे जब डॉग फाइट हुई थी, हमारे 32 जहाज से किस तरह उनको मारा गया, किस तरीके से उनके 6 जहाज गिराए गए। प्रेसिडेंट ट्रंप भी 4 दफा 5 दफा कह चुके हैं कि 6 जहाज गिराए गए। तो हमारी एयरफोर्स को देखते हुए सारी दुनिया पाकिस्तान की एयरफोर्स को देख रही है कि वो किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। असल चीज है कि असला सबके पास है। आपका क्या ख्याल है? मोस्ट मॉडर्न असला इस वक्त आपके पास जहाज है, इनके पास अपना कतर के पास वो जहाज भी F-15 के अलावा भी ऐसे भी अमेरिकन में जहाज दिए जो इजराइल को नहीं दिए गए। क्योंकि लड़ाई के लिए तो फैसल जज्बा चाहिए होता है ना, उसके लिए तो कमिटमेंट चाहिए होती है, वो वहाँ पे नहीं है। तो इस सारे तनाजुर को देखते हुए सऊदी अरब पहला मुल्क है जिन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के साथ वो स्ट्रेटेजिक मायदा किया जाए जिसमें सऊदी अरब का डिफेंस और ये कि एक मुल्क पे हमला दूसरे मुल्क पे हमला समझा जाएगा। तो ये आई ओपनर है सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए भी, इजराइल के लिए भी, अमेरिकन के लिए भी। अच्छी बात है कि रशिया चाइना जो है ना इस लिहाज से बड़ी हद तक ऑन बोर्ड है
हमारे लिए अच्छा ये है कि हमारी जो इकोनॉमिक वोज हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दे नीड टू बी कंसिडर्ड, दे नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। इस पे MBS ने कहा जी नथिंग डूइंग, ये कुछ जो चाहेंगे हो जाएगा। इतना पैसा उनके पास कोई इशू नहीं है, तो हमारे मसले भी हल होंगे। तो मेरा ख्याल है दुनिया के स्ट्रॉन्ग मैसेज अब जाएगा, दुनिया को गया है स्ट्रॉन्ग मैसेज। म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी है। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, इट वाज वेरी वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। लिटिल बिट ऑफ वाइल बट थैंकफुली वेलकम यू अगेन टुडे। ओके जनाब, अब जरा इस हवाले से तो हम बात करते रहेंगे ही, क्योंकि दूररस नताइज हैं तो उस पर मजीद भी बात होनी चाहिए। बट अभी ज़रा लेट्स फोकस ऑन समथिंग, ऑन सम नेशनल इशू, और वो है जनाब जो सैलाब की सूरत हाल बन रही है। ऑल्दो के कल वज़ीर आला सिंध ने इस चीज़ का ऐलान किया कि सिंध को सैलाब से ख़तरा नहीं है। एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। पानी की जो है सतह उसमें कमी आ रही है। ज़रा दरियाए सिंध में की अगर बात करें तो गुड्डू है और सखर बैराज है, वहाँ पे भी सिचुएशन जो है वो अब बेहतर से बेहतर होती जा रही है। सखर बैराज की बात की, लेट्स गो टू स्ट्रेट टू सखर। शाहिद अली हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बेहतरी आ रही है, अब ज़रा बताइए सिचुएशन। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले ने जहां गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान कच्चे में हज़ारों एकड़ पर मौजूद फसलें और दर्जनों गांवों को अपनी लपेट में ले रखा, देहातों को अपनी लपेट में ले रखा, रोड रास्ते बहा के ले गया है सैलाबी रेला। वहीं अब सैलाबी रेला जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो है दरिया सिंध के दरमियान में मौजूद पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी इबादतगाह श्री साधु बेला के सामने मौजूद हैं। श्री साधु बेला पे आने और जाने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर यहाँ पर आमोदर्फ पर पाबंदी लगा दी है और कश्ती मल्लाह बरादरी को भी मना किया गया है कि किसी यात्री को लेकर जो है वो इस रेले से गुजरकर श्री साधु बेला में न जाएं, क्योंकि इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला है वो यहाँ से साधु बेला से टकराकर गुजर रहा है। 2010 में और 2022 में भी सैलाबी पानी जो है वो श्री साधु बेला के अंदर दाखिल हो गया था। इसलिए ज़िला इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए हिंदू पंचायत को भी मुतला किया है और उन पर जोर दिया है कि वो यहाँ आने वाले पाकिस्तान भर से यहाँ यात्री आते हैं जो कश्तियों में बैठकर वहाँ जाते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। यहाँ दर्जनों मंदिर हैं, लेकिन उनको मना किया गया है कि वो जो है पूजा वगैरह के लिए जो है यहाँ श्री साधु बेला के अंदर बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर सैलाबी रेला जो है वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ गुजर रहा है। और अगर ऐसे तेज़ रफ्तार रेले के दरमियान जो है वो कश्तियाँ चलाई गई, यात्री उसमें मौजूद है, तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यही वजह है कि इस वक्त श्री साधु बेला जो पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे बड़ी इबादत बहुत शुक्रिया डिटेल्स आप दे रहे थे। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू वो जो बात कर रहे हैं ना, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपकी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और वैल्यूज़ हैं, लेकिन पानी की सतह बहुत बढ़ी हुई है, अपनी जान का बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ मौजूद है इरफान अली काठिया साहब, DGPDMA पंजाब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम पिछले कुछ दिनों से ये बात कर रहे हैं कि पानी अब वहाँ तीनों दरियाओं से नीचे उतरता चला जा रहा है। अगर आप हमें सुन सकते हैं तो ज़रा बताइएगा कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, चाहे फिर वो रेस्क्यू की हो, लोगों के हवाले से, पानी के हवाले से, एवरीथिंग। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वक्त सिचुएशन काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ है और ख़ास तौर पे जब ओवरऑल हम देखें पानी तो काफ़ी हद तक पानी डाउन स्ट्रीम पानीनद रिसीड कर चुका हुआ है। और आपके इल्म में है कि चंद दिन पहले पानीनद पे जो पीक थी वो 7,03,000 क्यूसिक थी, जो इस वक्त 1,49,000 क्यूसिक रह गई है। और पानीनद का फिर मतलब यही है कि सतलुज, रावी और चिनाब तमाम जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस पॉइंट भी है। और अगर यही अब इंशाल्लाह रिसीड जैसे किया है इसमें 6-7 लाख क्यूसिक, तो अब पीछे चीजें जो पॉन्डिंग थी वो काफी हद तक क्विकली अब रिसीड कर रही है। इसके बाद आगे पंजाब के मुकाम पर अलीपुर में हम खुद पिछले 3 से 4 दिन पे मौजूद है। यहाँ पे हमें चैलेंजेस जरूर दरपेश थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज हैं वो काफी हद तक उनमें बेहतरी आ चुकी हुई है। और पानी हमारा गुड्डू से होता हुआ सिंध में दाखिल हो चुका हुआ है। जी ठीक है। इस वक्त मुझे ये बताइएगा कि रेस्क्यू की क्या सिचुएशन है। ऑब्वियसली उस वक्त एक कैटास्ट्रॉफिक माहौल था और ये लोग अभी भी अपने इलाकों में ऑब्वियसली फॉर लॉन्ग टाइम नहीं जा पाएंगे, तो जो रेस्क्यू कैंप्स हैं, जो लोग यहाँ से वैसे ही इवैक्यूएट कर दिए गए हैं, उनके हवाले से क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लोग जो अपस्ट्रीम हमारे जितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें गुजरात, सियालकोट, लाहौर, कसूर, नारोवाल, ये तमाम अब नॉर्मलिटी की तरफ हैं। और इनमें लोग जो पानी रिसीड कर गया तो लोग अब अपने घरों की तरफ
वो जा रहे हैं। अच्छा। और क्योंकि साथ ही गवर्नमेंट का जो कॉम्पनसेशन सर्वे है वो भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो अब प्रॉपर रिहेबिलिटेशन की तरफ इन डिस्ट्रिक्ट्स में वो रुझान है। साउथ में क्योंकि फिनोमेना हमारा जो इनंडेशन का है ये काफ़ी प्रोलॉन्ग भी हुआ, कट्स मल्टीपल हुए। अभी भी जैसे जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा जो मोटरवे है M5 ये इससे काफ़ी सारा इसका एक पैच वो अंडर स्ट्रेस है, जिसमें प्रॉब्लम हैं। मोटरवे को हमने बंद भी किया हुआ है, तो ये चीज़ें अभी साउथ में परसिस्ट कर रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगले जो चंद दिन हैं इनमें चीज़ें साउथ के लिए भी बहुत हद तक बेहतरी की तरफ साउथ की आपने बात की काटिया साहब, अलीपुर जो है वो बहुत ज़बान ज़द-ए-आम और ख़ास रहा, सिचुएशन वहाँ पे अब क्या है? जी बिल्कुल, मैंने जैसे गुजारिश की कि हम पिछले 5 दिन से यहीं पे अलीपुर में मौजूद हैं। तमाम जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, पॉलिटिकल सेटअप, हर कोई, और इसमें हमने जो मेन यहाँ के जो ट्रबल स्पॉट्स थे 5-7 उन तमाम को प्रॉपरली ना सिर्फ वहाँ पे राशनिंग को इंश्योर किया है, वहाँ पे टेंटेज को इंश्योर किया है, और मोबिलिटी भी, क्योंकि जो सीतपुर का मेन एरिया है वो कम्युनिकेशन चैनल के वहाँ पे क्लैप्स करने की वजह से 3 जगह पे मेन जो कम्युनिकेशन था उसका ब्रेकडाउन हुआ, और अब हम वहाँ पे इम्प्रोवाइज्ड ब्रिजेस भी बन रहे हैं, वहाँ पे बॉर्डर्स की मदद से उन ब्रिजेस को फिक्स भी किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह अगले 48 घंटे में कम्युनिकेशन चैनल्स प्रॉपरली बहाल हो जाएंगे। उसके बाद लोगों की आमदोरफ्त भी बेहतर होगी और उन तक सामान की रसद जो है वो, क्योंकि अभी हमें बोट्स के जरिए वो वहाँ पे भेजना पड़ रहा है, या वो जो 5 हेलीकॉप्टर्स हमने पाकिस्तान आर्मी की मदद से अरेंज किए हुए हैं, वहाँ से हमें उनको एयर ड्रॉप करना पड़ रहा है फूड को। तो होपफुली विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स चीज़ें मजीद बेहतर होंगी। हमने पहले भी इंश्योर किया कि उन तमाम तक जो स्टैंडर्ड लोग थे वहाँ तक खुराक की फराहमी और तरसील जो है खास तौर पे उसको हम इंश्योर करें, लेकिन अब जो उसको सप्लीमेंट है वो इंशाल्लाह जो ही कम्युनिकेशन चैनल बेहतर होते हैं, जो अगले 48 घंटे में हमें उम्मीद है कि सीतपुर तक हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा, तो मजीद ये बेहतरी इसमें आ जाएगी। इरफान साहब, ये एक ऑनगोइंग चैलेंज है। पहले ये पानी का आना, उसको उसके चैनल्स को कैसे देखा जा रहा था, फिर ये कि लोगों को इवैक्यूएट करना, अब लोग वापस अपनी जगहों पर आएंगे। एक चैलेंज होगा इस सारी सिचुएशन को और जितना नुकसान हुआ है उसे कैलकुलेट करना और फिर उसकी रिकवरी। ये बता दीजिएगा कि क्या इसकी कोई कैलकुलेशन हो सकी है अब तक कि कितना नुकसान हुआ है व्हेन इट कम्स इकोनॉमिकली, व्हेन इट कम्स टू क्रॉप, व्हेन इट कम्स टू लोगों के जो वहाँ पर कैटल्स हैं, लाइफ स्टॉक है, बीमारियों की सूरत में या फिर और लोगों की जानों की सूरत में? वेल, इसको प्रॉपरली तो एक प्रॉपर जो सर्वे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिसको स्टार्ट कर दिया हुआ है, जिसकी विद इन 25 to 30 डेज इस सर्वे ने कंप्लीट होना है, और इस सर्वे के साथ साथ ही कॉम्पनसेशन का प्रोसेस भी वो स्टार्ट होना है। तो इस सर्वे के बाद एक प्रॉपर फिगर तो उसके बाद आएंगी, लेकिन ये मैं अभी आपको कह सकता हूँ कि इस सर्वे में जो 4 मेन कैटेगरीज हैं जिसको चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अप्रूव किया कि उसमें लोगों को पूरी तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा। वो उनका क्रॉप लॉस है, वो उनका लाइफ स्टॉक लॉस है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चरल डैमेजेस या हाउस डैमेज लॉस है, और जो फाइनली खुदा न खास्ता जो ह्यूमन लॉस हुआ है, इस तमाम को कॉम्पनसेट किया जाएगा। इसके लिए जो बेसिक लॉस शीट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट से हम बनवा रहे हैं, और प्रॉपर सर्वे जिसमें डिजिटल सर्वे, ट्रांसपेरेंट सर्वे, ये हमारा कल से ये 1 दिन से प्रॉपरली स्टार्ट होके और विद इन 30 डेज ये कंप्लीट होगा, और उसके साथ ही डिसबर्समेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन हो जाएगी। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान अली काटिया साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। एंड थिंग इज़ कि अब पानी उतर रहा है, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि पानी उतरने के बाद की जो सूरत हाल है, लोग अपने घरों को भी वापस जा रहे हैं। उन लोगों का क्या, जिनके जब वो वापस जाएंगे तो उनके घर नहीं होंगे। उन लोगों का क्या है, जब वो वापस जाएंगे अगर घर है तो लाइफ स्टॉक नहीं होगा, लाइफ स्टॉक है तो फसलें नहीं होंगी। तो सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विल गो टू नौशेर फ़िरोज़, हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अब्बासी वहाँ पे मौजूद हैं। मुजफ्फर, ज़रा बताएं कि वैसे तो ऊपर से मामला बेहतर हो रहे हैं, बट क्या सिचुएशन है इस वक्त नौशेर फ़िरोज़ की?
जी बिल्कुल, सिंध में जो है वो सैलाबी सूरत हाल जारी है। मैं इस टाइम पे नौशेर अफरोज से गुजरने वाले दरियाए सिंध कोड़ेजा भाण पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ की सूरत हाल बताऊँ कि आज 4.5 लाख के करीब जो है वो पानी का रेला गुजर रहा है। यहाँ में सूरत हाल की बात बताऊँ सहूलियात की, तो यहाँ पर महकमा आपाशी की जानिब से पत्थर डाला जा रहा है। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ कैंप कायम किए गए हैं, लेकिन कैंप में हमें कोई भी मुतासरीन जो है वो हमें नज़र नहीं आया। इस पानी की वजह से जितने भी गाँव थे देहात के, तकरीबन 80 के करीब गांव थे, वो डूब जाने की वजह से लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। गवर्नमेंट ने इनके लिए कैंप्स तो कायम किए हैं, लेकिन कैंप्स में सहूलत ना होने की वजह से लोग जो हैं मुख्तलिफ अपने रिश्तेदार और मुख्तलिफ महफूज जगह पर जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर है। लाइव स्टॉक की जानिब से यहाँ पर मवेशियों के लिए मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। इसके अलावा महकमा हेल्थ की जानिब से भी जितने भी एरिया है दरियाए सिंध की नौशेर अफरोज से गुजरने वाली, वहाँ पर मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, लेकिन हमें ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी इतना काम हमें नज़र नहीं आ रहा जितना रिलीफ देना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि जब हम सिंध की बात करते हैं, पहले जो एक सुपर फ्लड का ख़तरा था, पहले वो टला, फिर कहा यह जा रहा था कि फ़्लड से कितने लोग हर्ट हो सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम अब जो वज़ीर आला सिंध का बयान आ रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हमारी कुछ दिन पहले डॉक्टर साहब से भी बात हुई थी, वो हमारे स्टूडियोज़ में आए थे और उनका ये कहना था कि बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है, एंड कुछ नेचर की भी शुक्रगुजारी ये हुई कि उतना फ़्लो नहीं आया सिंध तक के यहाँ पर ऐसे एग्रेसिव इंतजाम किए जाते जिस तरह की पंजाब में हमें ज़रूरत है। पंजाब की आपने बात की है तो मैं चाहूँगा दोबारा ज़रा फोकस करें। पाकपतन की सिचुएशन इस वक्त क्या है? वहाँ पे अगर पानी उतर गया है तो लोगों को मज़ीद किस किस्म के मुश्किलात का सामना है? हम वहीं से अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जान लेते हैं। जी बताइए। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो पाकपतन में इस वक्त ऊंचे दर्जे से दरमियाने दर्जे की तरफ सैलाब जो है वो मुंतकिल हो रहा है। पानी जो है वो ज़मीनों से ख़त्म हो चुका है और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो सकी। लोगों की हज़ारों एकड़ अराजी जो दरिया बुर्द हो गई थी, जहाँ पे हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, लोगों की फसलें जो है वो बुरी तरह मुतासर हो गई। तो अब जो लोग हैं वो सैलाब तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन जो लोग हैं उनकी मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म नहीं हुई। पानी जो है वो लोगों की जब ज़मीनों में दाखिल हुआ तो वहाँ पर सैलाब की वजह से उनकी ज़मीनों में रेत के बहुत बड़े बड़े जो हैं वो टीले बन चुके हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को इन ज़मीनों को आबादकारी करते हुए खासा वक्त लगेगा। अभी इनकी जो मुश्किलात हैं वो जूं की तूं हैं। और दूसरी जानब अगर इमदादी कार्रवाइयों की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से डिप्टी कमिश्नर आसिफ रज़ा जो है वो इन सैलाब मुतासरीन को खाना और इसके साथ साथ क्लिनिक ऑन व्हील गाड़ियों के ज़रिए इनमें जो अद्वियात फ्राहम की जा रही हैं, क्योंकि इस सैलाबी पानी की वजह से यहाँ पे जब पानी खड़ा हो गया तो पानी में ताफुन और मूजी बीमारियाँ जो हैं वो फैल रही थी, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो हो रहे हैं। और अब गवर्नमेंट की तरफ से उनको क्लिनिक ऑन व्हील गाड़ियों के ज़रिए उनको सेहत की सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। इसके अलावा उनको उनके जानवरों के लिए चारा उनको जो है वो मुहैया किया जा रहा है। उनके बच्चों और उनके लिए खाने का और दीगर खुश्क राशन जो है उसका इंतज़ाम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से किया गया है और इन लोगों को वो जो हुकूमती सतह पर मदद जो है वो फराहम की जा रही है। लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात जो हैं वो अभी तक कम नहीं हुई। जी पाकपतन से हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। बिल्कुल ज़रूरी ये होगा कि कंपनसेशन ज़रूर है, अगर नहीं होगी तो लोगों का रिवाइव करना अपनी लाइफ्स को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। विद दैट वी आर टेकिंग अ लिटिल ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। नाज़रीन, बात यह है कि एक बहुत टफ मैच हुआ कल और उस सख्त मुकाबले दो बराबर की टक्कर की टीमें थीं और अगर हम ये कहें कि हम सुपर 4 के मरहले के लिए क्वालिफाई कर गए तो उसके साथ ऐसे लगा लें, जैसे लगा लें तैसे लगा लें, लुढ़कते गिरते संभलते, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, फिसल गया और मैं सुपर 4 में पहुंच गया। पाकिस्तान ने UAE को 41 रन से शिकस्त दी, बहुत बड़े मार्जिन से, बहुत बड़े मार्जिन से। और इसकी खास बात ये थी कि इस स्कोर तक यानी 147 के टारगेट देने तक लाने के लिए सबसे अहम किरदार शाहीन शाह अफरीदी का था। अच्छा हाँ, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रही। शाहीन शाह अफरीदी का था और जो हमारे तमाम तर बैटर्स जिनसे हम खैर कल फ़खर जमान वाज गुड, बट द फैक्ट कि मैं जैसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि सलमान अली आगा,
या फ़खर जमान जैसे बैटर्स जो कि परफॉर्म करेंगे, जो रुक गए थे अगर एक्चुअली विकेट के ऊपर, तो वो कुछ ऐसा परफॉर्म करेंगे कि लगे कि यार यूएई की टीम क्या है, हलवा टीम है, हम तो बहुत अरसे से क्रिकेट खेलती हुई टीम है, हम कैसे उनको आउट क्लास कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। धतूरे का हलवा निकल के आ गई थी वो कसम से, ऐसा हलवा जो कि ना निकला जाए ना थूका जाए। अब सोचें एक वक्त में कि जिस वक्त हसन नवाज LBW आ गए पैड पे, उसके बाद दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी आउट हो गए, दुनिया के बेहतरीन बॉलर मोहम्मद नवाज भी आउट हो गए। जब सारे आउट हो गए तो फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा चले भाई मैं वो काम करता हूं जो मेरा है नहीं, लेकिन मैंने पिछले मैच में भी किया। और उस पर भी शुक्रगुजारी है यूएई के उन बॉलर्स की जिन्होंने उनको गेंदें इस तौर से कराई, उनको अगर वो लाइटली ले रहे थे तो भी लिया, वेयर उनकी रेंज में गेंद आती रही और वो उसे स्टेडियम या पवेलियन से बाहर पहुंचाते रहे। सो खुशकिस्मती थी पाकिस्तान की। क्या करें कि हम कुदरत का निज़ाम नहीं भूल पाते हैं। एवरी टाइम वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, बट एक्चुअली इट बिकम्स द केस। फवाद मुस्तफा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कल हम इसके ऊपर खासी जिरा कर चुके हैं, लेकिन एक्चुअली क्या करें कि हमारी भड़ास निकल नहीं पा रही। पाकिस्तान डिड विन, मेड टू सुपर 4, लेकिन हम जैसे पहुंचे हैं ना, बस क्या ही बात करें। वालेकुम अस्सलाम। अब तो गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग दोनों आप लोगों के साथ ही है। बात सारी ये है कि मैदान के बाहर तो बहुत सारे लोग आपकी मदद कर सकते हैं, हम भी जो कुछ होता है उसमें सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन मैदान के अंदर जिन्हें परफॉर्म करना है वो एक बहुत बड़ा मसला है जो कई सालों से चला आ रहा है और अभी भी है और आगे भी रहेगा, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। ये टॉप 4 में आप पहुंच ही गए, आगे भी किसी से जीत जाएंगे, किसी से हार जाएंगे, तो ये भी होगा कि फाइनल भी पहुंच सकते हैं, फिर कुछ हो गया तो आप जीत भी सकते हैं। सब कुछ इसी तरह चल रहा है और अगर ये हो गया तो फिर सब ठीक हो जाएगा, बट सब ठीक नहीं है। आप अंदाजा करें आप किस टीम के, मैं देख रहा था उनके प्रोफेशन भी साथ साथ बताए जा रहे थे। बताइए। वो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं, वो इधर करते हैं और हम क्या करते हैं, सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं और वो हमें उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है। तो अफसोस का मुकाम है कि हम इतनी एक तो बड़ी बैटिंग खिला रहे हैं और वो भी डिलीवर नहीं कर रही। हुसैन तलत मुझे नहीं समझ आ रहा कि उनको क्यों नहीं खिला रहे, एक ही वो बैटर है। और साथ साथ एक बात जरूर करूं फैसल सादिया, फखर जमान एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। आप चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, फाइनल में 100 करता है, उसके बाद जब जिस नंबर पे खिलाना है वो बेचारा तैयार है, वो ये नहीं कहता मुझे पहले नंबर पे ही खेलना है, मुझे ओपन ही करना है। जब जरूरत पड़ती है वो परफॉर्म करता है, 100% फिट नहीं होता तो भी खेलने के लिए तैयार है। बट जितना कुछ उसने इस मुल्क की में वाइट बॉल क्रिकेट में किया है, उस बेचारे को वो उसका क्रेडिट नहीं मिलता। हम बाकी सारे बहुत सारे प्लेयर्स की तो बात करते हैं, हम बाबर की भी बात करते हैं, रिजवान की भी बात करते हैं, लेकिन हमने फखर को सतह पे लेके नहीं गया। और आप फखर की आप कामयाबियां देखें, परफॉर्मेंस देखें, तो वो कतई तौर पे किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो इस चीज का जरूर मुझे एक दुख रहता है कि हमें और जो खिलाड़ी जो कुछ करते हैं भाई और भी दुख है ज़माने में, और भी दुख है ज़माने में फ़खर की अप्रिशिएट ना करने के सिवा। चलिए आगाज़ करते हैं दुख का। सबसे पहला आगाज़ वही बात जो हम 3 दिन से कह रहे हैं, वही बात जो सोशल मीडिया पे भी हो रही है, वो ये कि लाए थे सईद अनवर बनाने के लिए, बन गए सईद अजमल। बहुत अच्छी बात है, साइम अयूब इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर, लेकिन अरे भाई यूटिलिटी क्रिकेटर जिस काम के लिए आए वो तो करे ना पहले। व्हाट्स हैपनिंग? कल इतना मतलब कि इंडिया के खिलाफ भी ऐसा गेंद नहीं था, बहुत ही वेनमस के इस पे आप आउट हो जाए, आप आउट हो गए। उसके बाद यूएई के खिलाफ भी कोई इतना ऐसा बॉल नहीं था कि बहुत ही खतरनाक किस्म की बॉल थी, आप आउट हो गए। What is wrong with Saim? Is it something internal जो उनके साथ मसला हो रहा है, या फिर जैसे कि आप और तनवीर भाई दोनों यही कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, इसको कोच जो है इसको तबाह कर देगा अगर इसी तरह से कराते रहे। लेकिन जो ट्रायंगुलर सीरीज थी उसमें भी फैसल के सवाल के साथ ऐड कर लूं, साइम हैज नॉट बीन एबल टू डू वेल। ट्रायंगुलर सीरीज में भी ही हैज नॉट बीन। Win 4 or 5 ducks I guess। देखिए साइम जो है ना, आप अगर जितनी इसने क्रिकेट खेली है, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है, पूरी बारी करने वाला बैटर है, लेकिन आप एक पूरी करने वाले बैटर को अगर आप उसे वो 20-25 रन का प्लेयर बनाना चाह रहे हैं कि वो फिजाओं में हवाओं में खेले, तो वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। आपने फैसल भी अपना फखर भी मारता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है, खेलता है, बट मुझे लगता है कि जिस किस्म की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिनर्स,
पे बाकायदा नेट पे बॉलिंग जो बैटिंग करनी चाहिए वो शायद कमी हो रही है। फिर साथ साथ वो जो हम एक बात करते हैं, ये जो थ्रो डाउन से जो प्रैक्टिस हो रही है ना, इसने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है क्रिकेट को। तो आप ये जो आपने बात की है, मैच आपसे कल एक और बड़ी अहम बात दौरान मैच ही हुई और वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स ने एक चार्ट दिखाया जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो पाकिस्तान की इनके खिलाफ एवरेज है बैटिंग की, दुनिया में सबसे कम है भाई, 17 समथिंग। अच्छा, हमें बीमारी पता चल गई ना फवाद भाई कि क्या बीमारी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। हम उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं भाई? कुछ कर रहे हैं? अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा। सिमरनजीत ने आपको जो है वो आप समझे कि वो सिमरन थी जो जी लेती है जिंदगी, नहीं सिमरन नहीं, सिमरनजीत थे जिन्होंने आपको बता दिया कि उस्ताद इतनी स्लो कराई इन्होंने कि आप खेल ही नहीं पा रहे उसको। सर देखिए, प्रॉब्लम सारी ये है कि आपको स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है, टाइम लगाना है, साथ साथ ये मैचेस भी खेलने स्पिन विकेटों पे आप वापस आए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। मैं बाबर को भी यही कहूंगा, बाकी भी सारे जो प्लेयर्स हैं, जब आप ये इवेंट से वापस आते हैं फिर होता है कि फिर आप एक नई इंटरनेशनल कोई सीरीज स्टार्ट हो जाती है, आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैचेस खेलने पड़ेंगे बुरी कंडीशंस में, बुरी ना वे कि यहाँ पिच मुश्किल हो, और 2-4 मैचेस खेले ताकि आप वापस आए। नेट से प्लेयर नहीं बनता सर। मैं तो जब भी देखता था वो जावेद मियांदाद कुछ जो भी लोग आउट ऑफ फॉर्म होते थे वापस आते थे, मैचेस खेलते थे और फिर दोबारा से फॉर्म में आ जाते थे। नेट से आप फॉर्म में नहीं आते, आप 2-2 घंटे बाद ही करते रहे। फवाद भाई, दुख ये है कि हम सबको डोमेस्टिक पे भेज दें। कौन चल रहा है? सलमान अली आगा एशिया कप से पहले हम बातें कर रहे थे, ही इज गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, ही इज बीन devastatingly failing, मतलब वो लग ही नहीं रहा जो वो है। लेकिन मसला ये है कि सारे के सारे बैटर्स को देख लेना आप, ठीक है फखर की आपने बात की, बट अदरवाइज किसके ऊपर आप हाथ रखें और बोले कि ये आपको मैच जिताएगा, या कम से कम अगर ओवर पड़े हुए कल इतने 4-5 ओवर से, यार मुझे डर लग रहा था कि कम से कम ओवर्स पूरे कोई कर देगा। शाहीन ना आता तो हम ओवरों से पहले गए थे। जी देखिए, बिल्कुल सही बात कह रही है। सलमान इतना आला चारों तरफ ग्राउंड के खेलते, तब फिर वही लेग साइड मिड विकेट पे खेल रहे हैं, वो स्वीप मार रहे हैं भाई, वो एक्स्ट्रा कवर पे जो मारते थे छक्के चौके, वो नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे बात होनी चाहिए कि एक प्लेयर जो ऑलरेडी बेहतर खेल रहा होता है वो क्यों खराब कर रहा है। आउट तो हो जाता है आदमी, बट वो उस साइड पे शॉट्स क्यों नहीं खेल रहा। सो ये एक इशू है, इसमें ऐसे ही बस चलता रहेगा। अगर आपकी लक ने साथ दे दिया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक आध को परफॉर्मेंस हुई, तो आप शायद बड़ी टीम को भी, किसी इंडिया को भी एक आध मैच में मार दें, लेकिन ओवरऑल नजर नहीं आ रहा। सर ये आप देखें, भी एशिया कप हुआ है तो फ्लूक ही होगा अगर हम ऐसा करेंगे। एग्जैक्टली, जज्बात से अगर हम हट जाए ना तो हमें अब आगे ही लग रहा है कि एशिया कप के बाद टीम में बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। बट अगर अभी इसी पे टीम पे रह लें, बहुत अच्छा हुआ कल इतनी मुझे खुशी हुई कि हमने फ़हीम अशरफ को फाइनली नहीं खिलाया। क्या फ़ायदा उनको खिलाने का? आप बॉलिंग नहीं कर सकते, डेप्थ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम तो उस पर बात कर रहे थे कि भाई जो लड़के टीम से बाहर हैं, इरफान न्याजी हो जाए, बाकी हो जाए, उनको आप क्यों नहीं ला रहे? अरे स्क्वाड में मौजूद है हमारे वसीम जूनियर, डेप्थ बॉलिंग मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ से तो ज़्यादा बेहतर वो कर ही सकता है। एक और रिवर्स का एक्सपोनेंट भी उसका अच्छा है, यस। और वो अगर जितने फ़हीम ने अगर 8 गेंदों पे 6 रन बनाने, जो रिवर्स स्वीप पे वो खेल रहे थे जिस बॉल के ऊपर, जी, तो वही 8 गेंदे मैं वसीम जूनियर के दे दूंगा, एक आधा टल्ला उसका लग जाएगा। अभी देखिए, वसीम पाकिस्तान ए टीम के साथ शाहीन के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ पर जो टीमें थी उनका स्टैंडर्ड को इतना खास नहीं था। वहाँ पर वो ज़्यादा अच्छी बॉल नहीं मुझे लग रहा था कर रहे थे। हो सकता है वो बेहतर करें, बट अभी फिर वक्त हारिस के साथ जाने का सोचा है, तो मुझे लगता है यही शायद टीम कंटिन्यू करें आने वाले मैचेस में भी। बट जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि उसको हटा दिया जिसको लेके आए, तो वो मसला फैसल ही हो रहा है कि जिसको आप हटा रहे हो वो उसके जैसा ही है या बस थोड़ा सा बेहतर है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा ना कि आप जिससे कहें कि जी ये ऐसा खिलाड़ी के अकेले मैं समझता हूँ हुसैन तलत को आपने हसन नवाज की तरह लेके आना है, ताकि एक बीच में कोई ऐसा तो बंदा आए कि जैसे कल वाली सिचुएशन थी थोड़ा लंबा तो लेके जाए। ओके ठीक है। अच्छा फवाद भाई, वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक और जो मतलब क्रिकेट की ही हम बात करते रहे ना। देयर इज अनदर बिग स्पोर्टिंग इवेंट और उसमें इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आने जा रहे हैं, दैट इज जेवलिन। वैसे इट्स नॉट द इंडिया पाकिस्तान आमने सामने, अरशद नदीम माशाल्लाह से कल उन्होंने थ्रो किए और हाईएस्ट थ्रो किए, नीरज चोपड़ा से भी ज़्यादा थ्रो किए, ऑल्दो के क्वालिफाई करना था उसमें।
तो उसमें इतना ज़्यादा करने की बात नहीं है कि नीरज चोपड़ा को पीछे कर दिया, बट उन्होंने अपनी कैपेसिटी तो दिखा दी। हाँ, लेकिन आज जनाब आज है फाइनल थ्रो डाउन। कितना ज़बरदस्त होगा आज फाइनली, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हाथ नहीं मिला रहे ये वो, उसमें ये चीज़ होने जा रही है। देखिए हमारा तो जब इंडिया से कोई मैच होगा, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, पहला सवाल तो क्या हाथ मिलाएंगे। अब वो सारी दुनिया जो है ना वो जीत हार से आगे हाथ मिलाने पे आ गई है। तो ये शुक्रिया सूर्य कुमार यादव साहब का कि जी अब वो हमें इस सिचुएशन पे लेके आ गए कि हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। बट मैं आपको बताऊं, अरशद जो है वो अपने 100% फिटनेस पे नहीं है। क्वालिफाई कर लिया, बहुत खुशी हुई। अब बात सारी ये नहीं होती कि जी कौन जीतेगा कौन हारेगा, बात सारी ये होती है कि भाई अरशद का जो 92.97 का रिकॉर्ड है वो टूटेगा या नहीं टूटेगा। भले अरशद उस तरह से परफॉर्म ना भी कर पाए, उम्मीद तो यही है कि टॉप 3 में आना चाहिए, आएंगे। लेकिन बात सब ये होती है कि भाई अरशद का 92.97 का जो रिकॉर्ड है उसके करीब करीब कोई आएगा या नहीं आएगा, वो देखना है। एंड good luck to Arshad and हम absolutely good luck to Arshad and we hope कि उन्होंने recover तो injury से and he does the best of the best। 92 से भी कुछ बहुत ऊपर। बहुत शुक्रिया फवाद भाई आपका। and with that हमारे शो का वक्त भी हो गया है खत्म। अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, हाथ मिलाते रहिए, रिश्ते बने जिंदगी जीते रहिए। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।